हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे घाटियों की घाटी घाटी की परिभाषा और उनका वर्गीकरण। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं घाटी क्या है, अर्थात घाटी की परिभाषा या अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पे, तो घाटी वस्तुतः दो ढालों के मध्य अवतलित या अपर्दित खाई होती है, जिसकी रचना अंतर्जात या विवर्तनिक हलचलों या बाह्य शक्तियों के द्वारा होती है। अर्थात घाटी जो है सामान्य धरातल से नीचाई में स्थित एक गर्त के रूप में होती है, एक खाई के रूप में होती है। और घाटियों का निर्माण अंतर्जात या बहिर्जात शक्तियों के द्वारा होता है। घाटी को सामान्यतः धरातल के ऋणात्मक स्थल रूप भी कहा जाता है। अर्थात घाटी जो है धरातल के ऋणात्मक स्थल रूप में, क्योंकि सामान्य धरातल से वो तुलनात्मक रूप से नीचे या गहरे होते हैं और ये आसपास के धरातल से काफ़ी अधिक गहरी होती है। तो इस प्रकार की जो भूभाग या स्थलाकृति होती है वो घाटी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करेंगे घाटियों का वर्गीकरण, अर्थात घाटियों को कई अलग अलग आधारों पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हम घाटियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले है विवर्तन घटनाओं द्वारा निर्मित घाटियाँ, अर्थात विवर्तनिक जो घटनाएं हैं, अंतर्जात जो बल हैं, उन अंतर्जात बल या आंतरिक हलचलों की वजह से घाटियों का निर्माण होता है। और अंतर्जात बलों की वजह से निर्मित जो घाटियां हैं उनको मुख्य रूप से हम यहाँ दो वर्गों में बांट सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। एक है अभिनति घाटी और दूसरा है भ्रंश घाटी। तो ये दोनों ही प्रकार के जो वर्गीकरण हैं ये विवर्तनिक घटनाओं द्वारा निर्मित घाटियों के हैं। अर्थात इन दोनों ही प्रकार की घाटियों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में होने वाली हलचलों के कारण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं अभिनति घाटी की। तो अभिनति घाटी जब पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में विवर्तनिक हलचलें होती हैं तो उससे पृथ्वी की विभिन्न क्षेत्रों में चट्टानों पर तनाव और संपीड़न वाले बल कार्य करते हैं। तो जब चट्टानों पर संपीड़नात्मक बल कार्य करता है तो वो चट्टानें संपीड़न की वजह से मुड़ जाती हैं या उनमें बलन पड़ जाता है। और बलन पड़ने से उसमें बलन के दो हिस्से होते हैं, एक अपनति जो उभरा हुआ भाग होता है वो अपनति के रूप में होता है, और बलन का जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है वो अभिनति के रूप में जाना जाता है। और यही नीचे धंसा हुआ जो भाग है इसी को हम अभिनति घाटी के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से अभिनति घाटी का निर्माण बलन प्रक्रिया के दौरान संपीड़नात्मक बल के द्वारा होता है। दूसरी बात करते हैं हम भ्रंश घाटी की। और भ्रंश घाटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका निर्माण भ्रंश प्रक्रिया के दौरान होता है, जब दो समानांतर भ्रंश धरातल पर पड़ते हैं और उन दो समानांतर भ्रंशों के मध्य स्थित भूभाग का अवतलन हो जाता है, मध्य स्थित भूभाग नीचे की ओर धंस जाता है। तो इससे दो भ्रंशों के मध्य जो भाग है वो घाटी के रूप में आ जाता है, और इस प्रकार से निर्मित जो घाटी है वो भ्रंश घाटी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं बाह्य शक्तियों द्वारा निर्मित घाटियाँ, अर्थात जो बाह्य बल हैं या अपर्दनात्मक जो शक्तियाँ हैं, उन अपर्दनात्मक शक्तियों के द्वारा कौन कौन से प्रकार की घाटियाँ बनती हैं या बाह्य शक्तियों द्वारा निर्मित घाटियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ प्रमुख रूप से तीन प्रकार की घाटियाँ हैं जो बाह्य ताकतों के द्वारा बनती हैं, और वो है नदी घाटी, हिमनद घाटी और अंधी घाटी। और जो अपर्दनात्मक कारक हैं, नदी, हिमनद और भूमिगत जल, ये तीन ऐसे अपर्दन के एजेंट हैं जिनके द्वारा अपने अपर्दन प्रक्रिया से घाटियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम नदी घाटी की बात करें तो जब वर्षा का जल धरातल से ढाल के अनुसार बहता हुआ आगे बढ़ता है तो वो जल अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपनी एक मार्ग या अपनी घाटी का निर्माण करता है। अर्थात नदी अपने मार्ग में एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। नदी लंबवत रूप से और क्षैतिज रूप से दोनों ही प्रकार से अपर्दन करती है, और इस प्रकार से अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा वो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की जो घाटियाँ होती हैं वो नदी निर्मित घाटी कहलाती है। दूसरी हम बात करें हिमनद घाटी की, तो जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं तो वहाँ जो बर्फ़ है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हिमनद के रूप में नीचे की ओर प्रवाहित होने
लगती है। और प्रवाहित होता हुआ जो हिमनद है वो अपरदन का एक प्रमुख कारक है और अपने अपरदन के द्वारा हिमनद भी यू आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार हिमनदों के द्वारा अपनी अपरदन प्रक्रिया से जो बनी हुई घाटियां हैं जो कि यू अक्षर के समान होती हैं, उनको हिमनद घाटी के नाम से जाना जाता है। तीसरी हम बात करें, अपरदन का तीसरा प्रमुख कारक भूमिगत जल, और भूमिगत जल के द्वारा भी अपरदन प्रक्रिया से घाटियों का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो घाटियां हैं वो अंधी घाटी के नाम से जानी जाती हैं। तो जो भूमिगत जल है, चूना युक्त प्रदेशों में, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल जब बहता है तो वो चूना युक्त चट्टानों को घुलाता हुआ चलता है और इस प्रकार से अपनी घाटी का निर्माण करता है। लेकिन वो बहता हुआ जल के मार्ग में जब कोई घोल रंध्र आ जाए तो वो जल उस घोल रंध्र से होकर के धरातल के नीचे चला जाता है और उस क्षेत्र में उस घोल रंध्र से आगे जो घाटी है वो शुष्क रह जाती है, अर्थात पानी घोल रंध्र से धरातल के नीचे चला जाता है और उस घोल रंध्र से आगे का घाटी का जो भाग है वो पूरी तरह शुष्क रह जाता है। और इस प्रकार की जो घाटी होती है उसको अंधी घाटी के नाम से जाना जाता है। अंधी घाटी का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा काष्ठ प्रदेशों में देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अवस्था के आधार पर घाटियों का वर्गीकरण। तो अवस्था के आधार पर घाटियों का वर्गीकरण देखिए, तो यहाँ अवस्था के आधार पर हम 3 प्रमुख वर्गों में घाटियों को विभाजित कर सकते हैं। युवावस्था की घाटियाँ, प्रौढ़ावस्था की घाटियाँ और वृद्धावस्था की घाटियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं युवा घाटी की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये युवावस्था की घाटियाँ हैं। और युवावस्था की घाटियों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इन घाटियों का ढाल काफ़ी तीव्र होता है तथा इनमें लंबवत कटाव अधिक होने से ये काफ़ी अधिक गहराई वाली घाटियाँ होती हैं। तो जो घाटियाँ अत्यधिक गहरी हैं और जिनके पार्श्व खड़े हैं, अर्थात जिनके पार्श्व या किनारों का ढाल काफ़ी तीव्र है, इस प्रकार की विशेषताओं वाली घाटियों को युवावस्था की घाटियों के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात करें हम प्रौढ़ घाटियों की, तो प्रौढ़ावस्था की जो घाटियाँ हैं, तो घाटी अपरदन के जो कारक हैं वो क्रमशः प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते घाटियों का क्षैतिज अपरदन अधिक होने लगता है और लंबवत अपरदन थोड़ा कम हो जाता है। फलस्वरूप जो गहरी घाटियाँ युवावस्था के दौरान बनी थी, उन घाटियों का अब चौड़ा होना निरंतर जारी रहता है और घाटियाँ गहरी होने की बजाय अब क्रमशः चौड़ी होने लगती हैं। और इस प्रकार से उन घाटियों के पार्श्वों का ढाल भी क्रमशः धीमा या मंद होने लगता है। तो इस प्रकार से जो चौड़ी और थोड़े मंद ढाल वाली घाटियों का निर्माण होता है तो उन घाटियों को हम प्रौढ़ अवस्था की घाटियाँ कहते हैं। और तीसरी बात करें हम वृद्धावस्था की घाटियाँ, और वृद्धावस्था की घाटियाँ अर्थात प्रौढ़ावस्था के बाद में जब निरंतर अपरदन चलता रहता है तो अगली जो अवस्था है वो वृद्धावस्था की होती है, जिसमें घाटियाँ और अधिक चौड़ी हो जाती हैं, ढाल बहुत धीमा हो जाता है और घाटियाँ लगभग समतल होने की स्थिति में आ जाते हैं तथा किनारों का ढाल काफ़ी कम हो जाता है। इस प्रकार की जो घाटियाँ होती हैं वो वृद्धावस्था की घाटी के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात उन घाटियों को वृद्धावस्था की घाटी कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें घाटियों का संरचना की दिशा के अनुसार वर्गीकरण, अर्थात धरातल की संरचना कैसी है और घाटियों की डायरेक्शन क्या है ढाल के अनुसार। उस आधार पर हम यहाँ घाटियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और 2 मुख्य वर्गों में पहला है पूर्ववर्ती घाटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्ववर्ती अर्थात ये ऐसी घाटियाँ हैं जो धरातल में होने वाले उत्थान या अवतलन से पहले ही निर्मित हो चुकी हैं। और इस प्रकार पूर्व विकसित जो घाटी है वो भूमि के उत्थान के बाद भी उसी क्रम में बनी रहती है, उसी रूप में बनी रहती है और नदी उसी अनुसार, उसी पूर्व निर्मित घाटी के अनुसार बहती रहती है। तो इस प्रकार की जो घाटियाँ हैं वो पूर्ववर्ती घाटी कहलाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण धरातल में होने वाले उत्थान या अवतलन से पूर्व में ही हो चुका है। और दूसरी है अध्यारोपित घाटी। जब धरातल की ऊपरी चट्टानों पर घाटी का निर्माण होता है लेकिन उन ऊपरी चट्टानों के नीचे, ऊपरी परतों के नीचे कठोर चट्टानों की परतें होती हैं, तो ऊपर निर्मित घाटी की संरचना का निचली कठोर चट्टानों पर भी आरोपण हो जाता है, अर्थात ऊपर
ऊपरी परतों में बनी हुई जो घाटी है वो अपनी आकार प्रकार को निचली कठोर चट्टानों पर भी बरकरार रखती है। तो इस प्रकार की जो घाटी है उसको अध्यारोपित घाटी के नाम से जाना जाता है। और अब अगला वर्गीकरण है आधार तल परिवर्तन के अनुसार। और आधार तल परिवर्तन के अनुसार अर्थात आधार तल किसी भी नदी या हिमनद का आधार तल उसके संगम स्थल के रूप में होता है और ज़्यादातर समुद्र तल ही नदियों का आधार तल के रूप में जाना जाता है, या फिर नदी जिस सागरीय या झील या किसी जलीय क्षेत्र में जाकर के मिल रही है वही उस नदी का आधार तल होता है। और आधार तल में परिवर्तन के कारण भी घाटियों का यहाँ वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ दो प्रकार की घाटियाँ आधार तल परिवर्तन के अनुसार हैं, एक है निमग्न घाटी और दूसरा पुनर्युवनित घाटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ निमग्न घाटी की। तो जब सागर तल ऊपर उठ जाए, सागर तल के ऊपर उठने या फिर उस घाटी के क्षेत्र के निमज्जन के कारण जो घाटियाँ हैं वो जलमग्न हो जाएं, तो इस प्रकार की घाटियों को निमग्न घाटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात निमग्न घाटी दो स्थितियों में उत्पन्न होगी, या तो सागर तल ऊपर उठ जाए और या फिर घाटी वाले क्षेत्र का निमज्जन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सागरीय जल का जो फैलाव है वो घाटी तक हो जाता है और घाटी जलमग्न हो जाती है, और ऐसी घाटी को निमग्न घाटी के नाम से जाना जाता है। और दूसरी है पुनर्युवनित घाटी। अब पुनर्युवनित घाटी निमग्न घाटी के ठीक लगभग विपरीत स्थिति है। जब सागर तल नीचे चला जाए, अर्थात सागर तल पहले की तुलना में थोड़ा नीचा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो नदियां हैं वो फिर से निम्नवर्ती अपरदन करने लगती हैं, अपनी घाटियों को पुनः काट करके और अधिक गहरा करने लगती हैं, क्योंकि जो नदी है या हिमनद जो भी हैं वो अपनी घाटी को आधार तल तक नीचा करती हैं। और जब सागर नीचा हो जाएगा या फिर सागर तल में गिरावट आएगी तो नदियां पुनः आधार तल प्राप्त करने का प्रयास करेंगी, और इस प्रयास में वो अपनी घाटियों को पुनः गहरा करने लगती हैं, और इस प्रकार से घाटी के अंदर पुनः दूसरी घाटी का निर्माण होने लगता है। और इस प्रकार की जो घाटी हैं उनको पुनर्युवनित घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये घाटियों के विभिन्न आधारों पर किए गए वर्गीकरण थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में भी आई होगी, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।